हेलो स्टूडेंट, मैं एक तरफ से आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम ब्रिटिशकालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है स्थायी बंदोबस्त से देखते हैं। यहाँ पर है कि किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो आंसर हमारा कॉर्नवालिस यहाँ पर सही हो जाएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के समय 1789 में सर जॉन शोर ने भू-राजस्व व्यवस्था का अध्ययन करके नई भू-पद्धति की रूपरेखा सामने रखी, जो 22 मार्च 1793 ईस्वी को स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमरारी या फिर जागीरदारी या फिर बिस्वेदारी के रूप में स्थापित हुई। कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 ईस्वी को स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को बंगाल में लागू किया। इसके अंतर्गत निम्न प्रावधान इस प्रकार थे। सबसे पहले है जमींदारों को अपने क्षेत्र के जमीनों का स्वामित्व दे दिया गया। दूसरा है जमींदारों से लिया जाने वाला भूमि कर स्थायी रूप से निर्धारित कर दिया गया। तीसरा है भूमि कर का 10 से 11 प्रतिशत जो है भाग 10वां या 11वां भाग कंपनी को दिया जाता था और 10/11 भाग जो है कंपनी को दिया जाता था और 1/11 भाग जमींदार को प्राप्त होता था। यदि किसी कारणवश जमींदार उक्त कर नहीं दे पाते थे, मतलब जो निर्धारित डिसाइड था वो नहीं दे पाते थे, तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सूर्यास्त के नियम के अनुसार कर चुकाने की अंतिम तिथि के बाद उसकी जमींदारी समाप्त कर दी जाती थी। आगे है स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमरारी में जमींदार स्थायी रूप से जमींदारों को दे दी गई। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था सर्वप्रथम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू की गई। कालांतर में यह पद्धति यूपी के बनारस खंड, उत्तरी कर्नाटक में भी लागू किया गया। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन स्थायी बंदोबस्त के गुणों में नहीं था? तो आंसर हो जाएगा सुनिश्चित के लिए वार्षिक, ये तो सारे थे। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इसमें किसानों के हितों को सुरक्षित किया गया। आगे देखते हैं अब यहाँ पर व्याख्या। तो व्याख्या में है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की नियुक्ति के समय उसे आदेश मिले थे कि वह भारत में भूमि कर व्यवस्था का ऐसा हल निकाले जिससे कंपनी तथा कृषक दोनों के हितों की रक्षा हो सके। उसने प्रथम कार्य किया कि वह बंगाल में प्रचलित भूमि का किराया तथा पट्टों का पूर्ण रूपेण जो है निपटारा किया। बहुत देर तक वाद विवाद हुए जिसमें राजस्व वार्डों के प्रधान सर जॉन शोर, अभिलेखपाल जेम्स ग्रांट तथा गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने प्रथम रूप से भाग लिया। इसमें निष्कर्ष निकाले गए जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया और 1790 ईस्वी में से 10 वर्ष की व्यवस्था कर दी गई। यही व्यवस्था जो है 1793 में स्थायी कर दी गई तथा जमींदारों तथा उनके उत्तराधिकारियों को शाश्वत रूप से इसी दर से भूमि कर देना होता था। जमींदारों को भूमि के लगान का 10/11 भाग जो है कंपनी को देना था और 1 बटा भाग जो है वो अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना होता था। अगला क्वेश्चन है स्थायी भूमि व्यवस्था में जमींदारों का हिस्सा, तो 1/11वां भाग, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से बंदोबस्त में से किसमें जमींदार भू राजस्व संग्रह करने में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में था? तो आंसर हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बंगाल की लगान व्यवस्था 1765 में अंग्रेजों के लिए एक समस्या बनी हुई थी तथा जिस समय कॉर्नवालिस भारत आया था उस समय भी ये समस्या विद्यमान थी। इस समय लगान व्यवस्था को लेकर कई समस्याएं विद्यमान थी। यथा लगान किसने वसूल किया जाए, मतलब किससे वसूल किया जाए, ये बड़ी एक समस्या थी। फिर डिसाइड होता है कि किससे, तो फिर भूमि का मालिक किसे माना जाए, ये भी एक समस्या थी। लगान कितने दिनों के लिए निर्धारित किया जाए, इस विद्यमान समस्याओं पर जॉन शोर ने विचार अलग थे। जॉन शोर जो है जमींदारों को ही भूमि पट्टी स्वीकार करने के पक्ष में थे, लेकिन जो ग्रांट
थे, वो उनका विचार था कि जो शोर तथा कान वाले से अलग थे। उनके अनुसार समस्त भूमि सरकार की है और राजस्व की राशि को लेकर भी जेम्स ग्रांट के विचार सर जॉन और उससे अलग थे। आगे देखते हैं स्थायी भूमि व्यवस्था के बारे में आर.सी. दत्त ने क्या कहा था? तो उन्होंने इसका पूर्ण समर्थन किया था। आर.सी. दत्त ने जो है पूर्ण समर्थन किया था, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आर.सी. दत्त जो हैं, रोमेश चंद्र दत्त और इनके विचार थे, उन्होंने उसका पूर्ण समर्थन किया था। आर.सी. दत्त ने स्थायी भूमि व्यवस्था का पूर्ण समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ों द्वारा किया गया ऐसा कार्य कि जिससे भारतीयों के आर्थिक हित की सर्वाधिक रक्षा हुई है। उन्होंने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसका जो पूरा पीडीएफ है वो मैंने अपने उसमें डाल रखा है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकी जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त पर विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो आंसर हो जाएगा फिलिप्स फ्रांसिस ने। तो स्थायी बंदोबस्त अभी जो पिछले फरवरी में पेपर हुआ है वहाँ से भी पूछा गया है इसी से क्वेश्चन, तो याद रखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो है स्थायी बंदोबस्त का विचार जो है फिलिप्स फ्रांसिस ने प्रस्तुत किया था। अब यहाँ पर देखते हैं, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में सर्वप्रथम फिलिप्स जो है फ्रांसिस ने स्थायी बंदोबस्त का विचार किया था, जिसे 1793 में कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इस प्रणाली के अंतर्गत जमींदारों को जमीन का स्वामी मानकर भू राजस्व वसूला जाता था। कर जो है सरकार निश्चित करती थी। अगला क्वेश्चन है, स्थायी भूमि व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की जाती थी? तो बंगाल सूबा और बनारस जमींदारी में, बंगाल सूबा और बनारस की जमींदारी में स्थायी बंदोबस्त जो है लागू की गई थी। 1786 में कंपनी ने कॉर्नवालिस को पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत रेखांकित शांति स्थापना तथा शासन के पुनर्गठन हेतु गवर्नर जनरल नियुक्त कर भारत भेजा था। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी भूमि व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस प्राखंड एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई स्थायी भूमि व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 19% भूमि थी। आगे देखते हैं, 1885 में भारत सरकार ने वित्त सदस्य थे, तो एंटोनी पी मैकडोनाल्ड। तो आंसर हमारा ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1885 में भारत सरकार के वित्त सदस्य एंटोनी पी मैकडोनाल्ड। एंटोनी पी मैकडोनाल्ड भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। उन्होंने 1776 में प्रकाशित अपनी पहली पुस्तक फूड ग्रेन सप्लाई एंड फेमिन रिलीफ इन बिहार एंड बंगाल लिखी थी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये उनकी बुक, फूड ग्रेन सप्लाई एंड फेमिन रिलीफ इन बिहार एंड बंगाल। 1881 में उन्हें कलकत्ता में प्रांतीय सरकार में महालेखाकार नियुक्त किया गया और बाद में प्रांत में राजस्व सचिव। 1886 में डफरिन ने उन्हें भारत की केंद्र सरकार में गृह सचिव नियुक्त किया था। अतः 1885 में एंटोनी पी मैकडोनाल्ड भारत सरकार के वित्त सदस्य थे, जो बाद में सचिव बनाए गए। आगे देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित देखते हैं। तो भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी बंदोबस्त एवं उनके कार्यान्वयन से संबंध होने के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो हो जाएगा। आगे देखते हैं, सन इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सन 1802 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की थी। इस व्यवस्था जो है मद्रास, बम्बई एवं असम के कुछ भागों में लागू की गई। इस व्यवस्था के अनुसार सीधे रैयत से कर की वसूली की जाती थी, अर्थात स्थायी बंदोबस्त की तरह इसमें जमींदार जैसे बिचौलिया नहीं होते थे। अगला क्वेश्चन है, मद्रास में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त के प्रतिस्थापक थे? तो रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त के स्थापक हो जाएंगे मुनरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था? तो दक्षिण भारत में। कहाँ पर? रैयतवाड़ी दक्षिण भारत में।
अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई थी? तो बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में, बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ 2 सूचियाँ दी गई हैं, इसका मिलान करना है। जोनाथन डंकन, थॉमस मुरो, कॉर्नवालिस और हॉल्ट मैकेंजी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जोनाथन डंकन का है, तो बनारस में स्थायी बंदोबस्त। थॉमस मुनरो का है रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। कॉर्नवालिस का है स्थायी बंदोबस्त और हॉल्ट मैकेंजी का है महलवाड़ी। तो आंसर हमारा एक यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, व्याख्या भी यही है। जोनाथन डंकन का बनारस का स्थायी बंदोबस्त, थॉमस मुनरो का रैयतवाड़ी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस का है बंगाल का स्थायी बंदोबस्त और हॉल्ट मैकेंजी का है महलवाड़ी बंदोबस्त। आगे देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकारी सर्वप्रथम किसके समय में अलग-अलग किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 तक अंतिम रूप देकर कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्ति के पृथक्कीकरण पर आधारित था। इस सिद्धांत के तहत जो है कर तथा न्यायिक व्यवस्था को अलग कर दिया गया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्याय से संबंधित सुधारों में उसका सलाहकार था? तो आंसर सर विलियम जोन्स। कॉर्नवालिस के न्याय संबंधी सुधारों का वर्णन हमें उनकी कॉर्नवालिस संहिता जो शक्तियों के पृथक्कीकरण पर लिखी गई थी से प्राप्त होती है। इस संहिता के निर्माण में सर विलियम जोन्स व जॉर्ज बारलो का महत्वपूर्ण योगदान था। आगे देखते हैं, भू राजस्व नीति का देखते हैं। तो वारेन हेस्टिंग द्वारा भू राजस्व की पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था परिवर्तित करने का प्रमुख कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग की अक्षमता। वारेन हेस्टिंग ने 1772 में पंचवर्षीय भू राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की, जिसमें इस्तेमरारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती थी तथा प्रत्येक वर्ष जो है कंपनी के कर्मचारियों को भू राजस्व की वसूली में होने वाली परेशानियों से भी मुक्ति मिलती थी। लेकिन पंचवर्षीय व्यवस्था असफल रही, कृषकों को बहुत कष्ट हुआ क्योंकि अधिकतर ठेकेदार केवल सट्टेबाज थे, ना तो कोई जानकारी थी और ना ही भूमि में स्थायी रुचि लेते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने कार्यकाल में न्यायिक सुधारों के अंतर्गत जो है इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड यानी दीवानी प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता जो है पारित किए गए। इस समय पारित इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में एक-एक जो है उच्च न्यायालय सॉरी जो है एक-एक करके न्यायालय की स्थापना की गई। केनिन के समय ही 1871 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित होता है और लॉर्ड मेयो के समय भारत में सर्वप्रथम जनगणना कराई गई। लॉर्ड लिटिल के समय स्ट्रेची अकाल आयोग की नियुक्ति की गई। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट तथा इंडियन आर्म्स एक्ट पारित किए गए। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध तथा बंगाल, अवध तथा पंजाब के टेनेंसी एक्ट पारित किए गए। अगला क्वेश्चन है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1871 में। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम
पारित हुआ था 1781 में। आगे देखते हैं भारत में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन द्वारा 12 अक्टूबर 1871 में अधिनियम पारित हुआ था। यह अधिनियम उत्तर भारत में सर्वप्रथम लागू किया गया जिसे बंगाल में 1876 में तथा 1911 में मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। आगे देखते हैं सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? तो आंसर वारेन हेस्टिंग। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने कर संग्रह के अधिकार ऊंची बोली वाले को 5 वर्ष के लिए नीलाम कर दिए गए। 1776 में पंचवर्षीय ठेके की समाप्ति पर पुनः एक वर्षीय प्रणाली अपनाई गई और कर संग्रह के अधिकार जो है नीलाम कर दिए गए। आगे देखते हैं किसने शिकायत की थी कि भू-राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण एक तिहाई बंगाल वनचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गए थे। तो आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस। वारेन हेस्टिंग द्वारा ठेकेदारी पर आधारित भू-राजस्व की व्यवस्था के कारण बंगाल की भूमि व्यवस्था का पतन होने लगा था। किसानों का शोषण काफ़ी बढ़ गया था क्योंकि भू-राजस्व की नीलामी जो है आरंभ हो गई थी। इससे किसान की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। गरीबी और भूखमरी चारों तरफ व्याप्त थी। इसी परिस्थितियों में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शिकायत की थी कि भू-राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण एक तिहाई बंगाल वनचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रित राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया है, 52 है। तो 52 है तो 50 होना चाहिए जो अराउंड उसके नियर होता है आंसर वही सही होता है, लेकिन यहाँ पर कोई आंसर नहीं दिया गया है। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर मतलब सैन्य बल पर सैनिकों पर केंद्रीय राजस्व का 52% व्यय होता था। इसका कारण ये था कि सेना एक से अधिक जो है उद्देश्य पूरे कर रही थी और इस समय सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश होने के कारण भारत की रूसी, फ्रांसीसी और जर्मनी साम्राज्यवादियों से लगातार रक्षा करनी पड़ती थी। भारतीय सेना एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश सत्ता और शासन को फैलाने और मजबूत बनाने का प्रमुख साधन थी, परंतु इसका खर्च जो है भारत के राजस्व से पूरा किया जाता था और यह भारत के लिए बहुत बड़ा बोझ था। तो आज के लिए बस यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।